हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 में आप लोगों का मिशन ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मैं प्रदीप सर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पिछला जो मैंने क्लास लिया था, मैं आप लोगों से आशा करता हूं निश्चित रूप से आप लोगों को वह क्लास अच्छी लगी होगी, उससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हिस्ट्री का थर्ड क्लास लेने जा रहा हूं। इसमें थर्ड क्लास का प्रथम क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने उपस्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ बिना समय गवाए कि समय बेशकीमती होती है। समय जिसका साथ देता है वही मंजिल पर आगे बढ़ता है, मंजिल पर पहुँचता है। समय बिना समय गंवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अपने पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। यहाँ जो सूची प्रस्तुत किया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और यहाँ पर सूची 2 दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, इधर भी 4 दिया गया है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। इसमें फर्स्ट जो कहा जा रहा है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। यहाँ जो है पूरा पाषाण काल की, और इधर जो है सो 4 ऑप्शन जो है, इधर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ये इसका ड्यूरेशन समय अवधि दिया गया है, उससे मैच करना है, मिलाना है। तो ये जो पूरा पाषाण काल की अवधि है, यह पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक का है। यानी कि ए का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात ए जो मिलेगा वह 2 से मिलेगा। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वह 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक, 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह आपका मध्य पाषाण काल हो जाएगा। यानी कि बी का 3 हो जाएगा। चलते हैं आगे। सी ऑप्शन है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की जो अवधि है वह 2000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, जो काल है, वह आपका नव पाषाण काल का है, नव पाषाण काल की अवधि है। और ये यानी कि इसका नव पाषाण काल की जो अवधि हो जाएगा वह 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का हो जाएगा, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और उत्तर पाषाण काल, आपका उत्तर पाषाण काल जो है, उत्तर पाषाण काल की अवधि 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह उत्तर पाषाण काल का समय है। तो यानी कि यह जो मैच द फॉलोइंग है, यदि इसको मिलाया जाए तो यहाँ पर आएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ये इस प्रकार का, इसमें कुछ आपका ऑप्शन जो है टाइपिंग मिसप्रिंट के कारण यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन खैर ऑप्शन से इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जानकारी के लिए पढ़ना है, यहाँ से जानकारी उपलब्ध हो जाती है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि यहाँ पर पूरा पाषाण काल की जो अवधि हो जाएगा 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक का समय। मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का समय। नव पाषाण काल 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर पाषाण काल 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक का समय है। यानी कि यह क्वेश्चन भले ही ऑप्शन नहीं है, लेकिन इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसको जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मानव सभ्यता के मानव सभ्यता के आरंभिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में
विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में नहीं आता है? तो यहाँ पर मानव सभ्यता का जो आरंभिक काल है, मानव सभ्यता का आरंभिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वह भाग है, प्रथम भाग है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो जाएगा आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी कि मानव सभ्यता का आरंभिक काल जो था उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में है पूरा पाषाण काल, सेकेंड ऑप्शन में है मध्य पाषाण काल, और थर्ड ऑप्शन में है नव पाषाण काल, और फोर्थ ऑप्शन में है महापाषाण काल, जो कि यहाँ 3 वर्गों में ही मुख्यतः बांटा गया है। उसमें से ये महापाषाण काल नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में से नहीं आता है, उन 3 में से महापाषाण काल जो है यह नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ तथ्य दिया गया है, उन तथ्य के ऊपर विचार करना है। देखते हैं वह तथ्य है कौन कौन सा। एक में कहता है पूरा पाषाण काल, 2 में कहता है मध्य पाषाण काल, और 3 में कहता है नव पाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण काल पेलोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। इसमें से कहा जा रहा है उपर्युक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर माइक्रोलिथिक जो कहा गया है, माइक्रोलिथ जो कहा गया है, सबसे पहले जान लें यहाँ माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा, माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि उपर्युक्त में से इन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण कहते हैं। यानी कि वैसे काल जिसमें जो औजार बनाए गए थे, जैसे कि लकड़ियों के, उस समय जो आरी हुआ करता था, आरी के जो हत्थे हुआ करते थे वह लकड़ियों का बना होता था, या फिर छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे औजार जो हुआ करते थे वो हड्डियों के बने होते थे। तो उन छोटे छोटे हड्डियों के जो औजार बने होते थे उन औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, यानी कि छोटे छोटे जो औजार थे वह किस काल में पाया गया था। तो छोटे छोटे जो औजार थे वह आपका मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है केवल 1, केवल 3, केवल 2, और ऑप्शन डी दिया गया है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर सेकेंड जो है मध्य पाषाण काल, यानी कि बी आंसर आपका हो जाएगा केवल 2 जो है, केवल 2, यानी कि भी मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे औजार मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले का मानव सहस्त्र प्राणी, सबसे पहले का मानव सहस्त्र प्राणी
जो प्राक मानव यानी कि होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता था। बताया जा रहा है, क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है सबसे पहले का जो मानव था, यानी कि आदि मानव की बात कर रहा है, सबसे पहले मानव का जो उद्भव हुआ उस समय की बात कर रहा है, उस मानव की बात कर रहा है। सबसे पहले का मानव सहस्त्र प्राणी, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, यानी कि हजारों प्राणी में प्राक मानव जो था, सबसे प्राचीन मानव जो था, जिसको कि होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप में, वैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमोसेपियंस। तो यहाँ पर दिया गया होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता था। तो उसको सामान्यतया किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है होमिनिड के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, थर्ड ऑप्शन है सिनेंथ्रोपस के रूप में, और फोर्थ ऑप्शन है यूनथ्रोपस के रूप में। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जो है सो प्रारंभिक मानव जो था, प्राक मानव होमोसेपियंस, उसको पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था, यानी कि आपका आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे मैं पहले बता दूं कि भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यहाँ पर बताया जा रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर है। तो यह जो है गुफा जो है शैल चित्र के लिए, ऑप्शन ए कहता है शैल चित्र के लिए, या फिर खनिज के लिए, या फिर बौद्ध प्रतिमा के लिए, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो मैं बता दूं भीमबेटका जो है यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए जाना जाता है। यहाँ से गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, इस गुफाओं के शैल चित्र से जाना जाता है। और बता दें यहाँ जो डी ऑप्शन दिया गया है सोन नदी का उद्गम स्थल, तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और फर्स्ट ऑप्शन में ये जो भीमबेटका है यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। इस स्थल से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो दिया गया है ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद और मास्की, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। सबसे पहले जान ले मानव कंकाल के साथ जो कुत्तों को दफनाया जाता था घर के अंदर, तो मानव कंकाल या कब्र में जो दफनाया जाता था, मानव के शव के साथ कुत्तों को जो दफनाया जाता था वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, उसे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर से कब्र में गाड़ा जाता था, या फिर उसमें उत्तर से दक्षिण दिशा ये सब की स्थिति होती थी। सब यानी कि व्यक्ति जो मरता था उसकी जो मृत्यु होने पर सब जो हुआ करता था उसको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। और पूछ रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, तो मानव के साथ कुत्ते का जो कंकाल प्राप्त हुआ है वह आपका बुर्ज होम से हुआ है। बुर्ज होम से
ये ज्ञात हुआ है, ये पाया गया है, मानव के साथ कुत्ते को जो है सो दफनाया गया है। चलते हैं आगे की ओर। और एक ऑप्शन यहाँ पर मास्की जो दिया गया है, मास्की, यह अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख, लघु शिलालेख से संबंधित है। मास्की जो है अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित है। मास्की जो है वह अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये थोड़ा और इस पर चर्चा कर लेते हैं, बुर्ज होम के बारे में। बुर्ज होम के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। यह कश्मीर की घाटी, बुर्ज होम जो है, यह बुर्ज होम जो है, यह कश्मीर की घाटी, बुर्ज होम कश्मीर की घाटी, कश्मीर घाटी होम, यह कश्मीर की घाटी से 6 मील दूर, 6 मील दूर, 6 मील श्रीनगर में अवस्थित है। 6 मील दूर श्रीनगर में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने, नवदा टोली। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नवदा टोली, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए आपका है के.डी. वाजपेयी, ऑप्शन बी है टी.एस. वाकरकर ने, ऑप्शन सी दिया है एच.डी. सांकलिया ने, और डी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर ने। यहाँ पर नवदा टोली के बारे में पूछा जा रहा है। नवदा टोली के जो उत्खनन करता है, नवदा टोली के जो उत्खनन करता है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया, ये नवदा टोली के उत्खनन करता है। और मैं बता दूं, ये नवदा टोली के जो उत्खनन करता है, नवदा टोली के जो उत्खनन करता है, यह इंदौर से दक्षिण में 60 मील की दूरी पर है। नवदा टोली जो है इंदौर से 60 मील दूरी पर स्थित है। नवदा टोली जो है वह इंदौर से 60 मील दूरी पर अवस्थित है। इंदौर से 60 मील की दूरी पर अवस्थित ये नवदा टोली है। ये नवदा टोली के जो उत्खनन करता है वो एच.डी. सांकलिया है। एच.डी. सांकलिया के द्वारा नवदा टोली का उत्खनन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर, मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? अभी जस्ट मैंने बताया है, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पर मैंने चर्चा किया था कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो हैं मृतकों को घर में फर्श के नीचे जो दफनाते थे, वह उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर तब हुआ करता था। उसको जैसे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर तो दफनाया करते थे, उत्तर से दक्षिण दिशा। और वही यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? ऑप्शन ए कहा जा रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर, और ऑप्शन डी कहता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपका आंसर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि आंसर ए जो है, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, इसे चालकोलिथिक, इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपका कह रहा है चालकोलिथिक एज जो है, चालकोलिथिक युग जो है वह किसको कहा जाता है, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है। एक में कहता है पूरा पाषाण युग को, दूसरा कहता है नव पाषाण युग को, तीसरा कहता है ताम्र पाषाण युग को, और चौथा कहता है लौह युग। तो यहाँ पर चालकोलिथिक एज जो है, इस समय चालकोलिथिक एज में या चालकोलिथिक समय में तांबा का प्रयोग, तांबा का प्रयोग, तांबा का प्रयोग होने लगा, तांबा का प्रयोग, तांबा का प्रयोग होने लगा। यानी कि लोग जो है तांबा का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण इस युग का नाम चालकोलिथिक, चालकोलिथिक एज या चालकोलिथिक युग या फिर ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, यानी कि चालकोलिथिक एज जो कहा जाता है वह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में तांबे का प्रयोग लोगों ने सबसे अधिक किया। यानी कि तांबे का प्रयोग, वैसे कहा जाए तो सबसे पहले लोगों ने तांबे का प्रयोग ही करना सीखा था, सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया था, जिसके कारण यहाँ पर ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक युग कहा जाता है या चालकोलिथिक एज कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गैरिक, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गैरिक या मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। यहाँ पर बताया जा रहा है गैरिक या मृदभांड, मृदभांड पात्र जो है यानी कि बर्तन, पात्र का मतलब होता है बर्तन, पात्र का मतलब होता है बर्तन, बर्तन। यानी कि पाषाण काल में लोग जो बर्तन यूज किया करते थे, मृदभांड, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसका नामकरण हुआ था। यानी कि उसका नामकरण कहाँ किया गया था, ये गैरिक मृदभांड जो है इसका नामकरण कहाँ किया गया था, किस जगह पर किया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। मैं बता दूं, ये जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है इसका जो वर्णन किया गया था, ऑप्शन ए आपका है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है अही छत्र में, ऑप्शन सी है नोह, और ऑप्शन डी है लाल किला में। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं गैरिक मृदभांड जो है इसका नामकरण जो हुआ था यह हस्तिनापुर में हुआ था, इसका नामकरण जो हुआ था यह आपको हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया गया था। और ऑप्शन बी है आपका अही छत्र, अही छत्र जो है जो 16 महाजनपद थे, अही छत्र जो है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उसमें से एक महाजनपद पंचाल था, पांचाल, एक महाजनपद जो था वह पांचाल था, पांचाल जिसकी राजधानी अही छत्र, जिसकी राजधानी अही छत्र थी, इसकी राजधानी अही छत्र थी। यानी कि पांचाल की राजधानी अही छत्र थी। ये पांचाल जो था यह दो भागों में विभक्त था, एक पूर्वी पांचाल, एक पश्चिमी पांचाल। पूर्वी पांचाल की राजधानी अही छत्र और पश्चिमी पांचाल की राजधानी कामपिल्ल था। पूर्वी पांचाल की राजधानी अही छत्र और पश्चिमी पांचाल की राजधानी कामपिल्ल, पश्चिमी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, कामपिल्ल थी। तो यहाँ पर अही छत्र जो है यह 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। पांचाल की राजधानी, पूर्वी पांचाल की राजधानी अही छत्र और पश्चिमी पांचाल की राजधानी कामपिल्ल था। ये लाल किला के बारे में तो जानते ही हैं,
नो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से कुछ मिला हो। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया होगा। ये ऐसा आशा है कि आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। कहा जा रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान, उस स्थान का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो मैं बता दूं, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है बुर्ज होम, सेकेंड ऑप्शन है कोल्डिहवा, थर्ड ऑप्शन है मेहरगढ़ और फोर्थ ऑप्शन जो है वह आपका लोथल है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वह लोथल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उस स्थल का नाम बताना है। उस स्थल का नाम क्या है जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है? तो वर्तमान में बलूचिस्तान में जो स्थित है वह मेहरगढ़, मेहरगढ़ है। यह बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जो है यह बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ जो स्थित है यह बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल जो है अहमदाबाद, 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 अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यानी कि गुजरात, अहमदाबाद जिला है, गुजरात का एक जिला है अहमदाबाद। ये लोथल जो है अहमदाबाद में स्थित है। और लोथल, लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे, लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के, भोगवा नदी के, लोथल भोगवा नदी के, लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे आपका स्थित है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन का था उस स्थान का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है यह आपको बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है और लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो मैं बता दूं, सिंधु सभ्यता जो है वह आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक युग से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है प्राग ऐतिहासिक युग, सेकेंड ऑप्शन कहता है ऐतिहासिक युग, थर्ड ऑप्शन कहता है आधे ऐतिहासिक युग और फोर्थ ऑप्शन कहता है उत्तर ऐतिहासिक युग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यानी कि आपका आंसर जो होगा यह आंसर, आंसर का नंबरिंग चेंज है। यहाँ पर होना चाहिए था बी और यहाँ पर होना चाहिए था सी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 मैच द फॉलोइंग आ गया। फिर कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ जो हड़प्पा कालीन स्थल है, विभिन्न स्थल, और इधर उसके जो उत्खनन करता है, के जो उत्खनन करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उत्खननकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट में है हड़प्पा, फर्स्ट में दिया है हड़प्पा। इसके जो उत्खनन करता है दयाराम साहनी है। हड़प्पा के उत्खनन करता दयाराम साहनी है। लोथल, लोथल के SR राव, लोथल के उत्खनन करता SR राव हैं। तुर्कोतदा, तुर्कोतदा के उत्खनन करता जो है वह JP जोशी, JP जोशी यानी कि जगपति जोशी, जगपति जोशी, जगपति जोशी हैं। और चौथा जो ऑप्शन है या धौलावीरा, धौलावीरा के जो उत्खनन करता है ये BK थापर नहीं है। अर्थात
यहाँ पर पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा यह डी हो जाएगा। और धौलावीरा के जो उत्खनन करता है ये भी हैं जेपी जोशी। धौलावीरा के जो उत्खनन करता है ये भी हैं जेपी जोशी। जेपी जोशी यानी कि जगपति जोशी। जेपी जोशी का फुल फॉर्म होता है जगपति जोशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में, यहाँ पर 14 नहीं होगा, टाइपिंग मिसप्रिंट है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है कालीबंगा, ऑप्शन बी दिया है लोथल, ऑप्शन सी दिया है हड़प्पा और ऑप्शन डी आपका दिया है आलमगीरपुर। यहाँ जो दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो यहाँ पर जो दिया गया है लोथल, यह लोथल जो आपका स्थित है, यह लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित, लड़काना जिला में। आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, या हड़प्पा जो है यह वर्तमान में आपको पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे पहले बता दें मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी उसका नाम था अन्नागार, यानी कि जहाँ पर अन्न भंडार किया जाता था। अन्न भंडार यानी कि अन्न संग्रह करने का जो जगह था उसको अन्नागार कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए में विशाल स्नानागार, सेकेंड ऑप्शन दिया है अन्नागार, थर्ड ऑप्शन दिया है बड़ा भवन, इसको सभागार कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 2 मंजिला इमारत। तो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी, सबसे बड़ी इमारत उसको अन्नागार कहा जाता था, यानी कि जहाँ पर अन्न संग्रह किया जाता था उसी को अन्नागार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो यहाँ पर बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का अभी हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो लोथल जो है यह आपका गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लोथल जो है लोथल गुजरात यानी कि वर्तमान में अहमदाबाद जिला में स्थित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अभी वर्तमान में स्थान भारत में स्थित है वह है लोथल। और लोथल के उत्खननकर्ता जो हैं
लोथल के उत्खनन करता वो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव हैं। और लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित, स्थित स्थल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता को बता दे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसकी जो विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वह नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वह नगर नियोजन थी, यानी कि शहरी सभ्यता भी वहाँ विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी सभ्यता भी विकसित था, या फिर नगर नियोजन यदि ऑप्शन में है तो नगर नियोजन भी मार सकते हैं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, सी ऑप्शन देता है ग्रामीण खेती, और डी ऑप्शन देता है जाति आधारित समाज। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन जो दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता के रूप में अभी जस्ट बताए हैं नगर नियोजन या शहरी जीवन। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका दिया जा रहा है व्यवस्थित शहरी जीवन, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, नगर नियोजन या फिर शहरी जीवन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो पहले बता दें कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है, रंगपुर, रंगपुर हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है, हड़प्पा कालीन स्थल आपका रंगपुर जो है यह आपको मादर नदी के किनारे स्थित है, मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे स्थित है, मादर नदी के किनारे स्थित है, स्थित है। रंगपुर जो है यह मादर नदी के किनारे स्थित है, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल आपका रंगपुर जो है यह आपका रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में पंजाब है, सेकंड ऑप्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन में गुजरात और फोर्थ ऑप्शन में राजस्थान, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी के लोग वो किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो थे वह किसकी पूजा करते थे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है पशुपति की, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है इंद्र और वरुण की, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्मा की, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो जो पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि आंसर ए जो है ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा क्या करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा क्या करते थे? और सिंधु सभ्यता जो था वह सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की भी पूजा की जाती थी, सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की भी पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए कहा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से या वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है 20 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो उपलब्ध हुए हैं वह हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिला है। मैं बता दूं हड़प्पा संस्कृति में सोने से अधिक चांदी का प्रयोग किया जाता था, सोना से अधिक चांदी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ जो क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की उपलब्धता का जो साक्ष्य मिलता है वह हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो मैं बता दूं अभी जस्ट मैंने वर्णन किया था, तांबा के बारे में भी जानकारी दिया था, चांदी के बारे में भी जानकारी दिया था और सोना के बारे में भी जानकारी दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब है क्वेश्चन जो आपका है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा की प्राप्ति हुई है, चांदी की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, लेकिन लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। तो आपका आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 कहा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। तो सबसे बड़ा जो हड़प्पा पुरा स्थल आपका है भारत का, वह आपका ऑप्शन ए कहता है आलमगीरपुर, सेकेंड ऑप्शन है लोथल, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा और फोर्थ ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल जो है यह राखीगढ़ी में है। और मैं बता दूं कि राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में, राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी जो है हड़प्पा पुरा स्थल जो है यह आपको हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी जो है यह आपका हरियाणा में स्थित है, जिसकी खोज बसंत सिंधे, जिसके उत्खननकर्ता बसंत सिंधे हैं। बसंत सिंधे के द्वारा राखीगढ़ी जो है यह उत्खनन किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी थी? तो मैं बता दूं सिंधु घाटी के जो लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना वो नृत्य करती हुई मूर्ति की है। यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है नटराज की, ऑप्शन बी कहता है नृत्य करती हुई नर्तकी, ऑप्शन सी कहता है बुद्ध की और ऑप्शन डी कहता है नरसिम्हा की। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो एक महत्वपूर्ण रचना है वह नृत्य करती हुई नर्तकी की है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 25, 24 हो चुका था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पाद में अग्रणी थे। तो मैं बता दूं, हड़प्पा के जो लोग थे वस्तु के उत्पादन में, यानी कि कृषि कार्य जो था, कृषि कार्य में पूछा जा रहा है हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो हड़प्पा काल में कपास जो था, कपास कपास की खेती करने में हड़प्पा वासी जो थे वो सबसे आगे थे, सबसे अग्रणी थे। वैसे तो आपको गेहूं, जौ, अलसी सबका प्रमाण मिला है, लेकिन कपास की खेती करने में, जो कि एक व्यापार का एक मुख्य जरिया था, व्यापार का एक मुख्य जरिया था। पशुपालन भी एक क्या करते थे, जैसे मान लें, जैसे पशुपालन के रूप में सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु के रूप में बनाया गया था, प्रथम पालतू पशु के रूप में कुत्ता था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुद्राएं, सेकेंड ऑप्शन दिया है कांसे के औजार, थर्ड ऑप्शन दिया है कपास, और फोर्थ ऑप्शन दिया है जौ। जौ का भी उत्पादन करते थे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, सबसे आगे थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, जिसके कारण व्यापार कार्य उन लोगों का चलता था। व्यापार कार्य के लिए कपास का उत्पादन करते थे और कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ पर ये वेव नहीं होगा, यहाँ पर ये वेव नहीं होगा। यहाँ पर जो ये वेव दिया गया है, यह वेव जो है सो आपका नहीं होगा, वेव नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह वेद होगा। यहाँ पर जो है ये वेव लिखा हुआ, वेव नहीं होगा, ये आपका वेद हो जाएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन बना, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। आपका ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है कुशलता, ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता, और ऑप्शन डी शक्ति। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वैसे कहा जाए तो वेदों की कुल संख्या, वेदों की कुल संख्या, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। प्रथम आपका है प्रथम आपका है ऋग्वेद, प्रथम आपका है ऋग्वेद, प्रथम है ऋग्वेद। दूसरा है आपका सामवेद, दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद, 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 यजुर्वेद। चौथा है आपका अथर्ववेद, अथर्व। चौथा है अथर्ववेद, चौथा है आपका अथर्ववेद, चौथा है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह आपका ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और यजुर्वेद के बारे में जान लें, यजुर्वेद जो है वह आपको 2 भागों में विभक्त है। यजुर का मतलब ही होता है 2, यजुर का मतलब ही होता है 2, यानी कि यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, जो गध और पद दोनों में है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, जो गध और पद दोनों में है। एक भाग को शुक्ल यजुर्वेद, एक भाग को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में मैं बता दूं कि ऋग्वेद जो है, इसके ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, 10 है। और सूक्तों की संख्या, सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में, सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में
सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है डीपीएससी टीचर टीचर TRE 0.1 में पूछा गया था। TRE 0.1 में, सॉरी 1.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। और ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या ऋग्वेद में ऋचाओं की जो संख्या है 10,580। ऋग्वेद में ऋचाएं जो हैं उसकी संख्या 10,580 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 27 बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कह रहा है कि सबसे 27 क्वेश्चन कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए और यहाँ पर बी होना चाहिए, और ऑप्शन डी कहता है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद जो है वह आपका ऋग्वेद है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद और प्रमाणिक वेद है। यजुर्वेद अभी जस्ट बताए हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में होता है, यजुर्वेद गद और पद दोनों में होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद जो है वह आपका ऋग्वेद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किसका संकलन ऋग्वेद, यहाँ वेव लिखा हुआ है, ऋग्वेद होगा, यहाँ दो होगा, ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद, ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए है यजुर्वेद, यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन सी और यहाँ डी है ही। फर्स्ट है यजुर्वेद, सेकंड है आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन अथर्ववेद, थर्ड ऑप्शन है सामवेद और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सामवेद जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। आपका सामवेद आपका ऋग्वेद पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, योगा कोई महत्वपूर्ण है, योगा कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, योगा कोई महत्वपूर्ण है, योगा कोई महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग में स्प्रिंट है, यहाँ पर योगा नहीं होगा, ये बोगाज कोई होगा, ये योगा नहीं होगा, योगा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बोगाज कोई,
बोगाज कोई, क्वेश्चन आपका है बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए कहता है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी कहता है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी कहता है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। और ऑप्शन डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बोगाज कोई की जो महत्ता है, इसकी महत्ता इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है, जिसके कारण बोगाज कोई की महत्ता है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन 30 है प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। तो मैं बता दूं प्राचीन भारत में निष्क जो था एक प्रकार का आपका आभूषण था। प्राचीन समय में निष्क जो था एक आभूषण था। फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्वर्ण आभूषण, सेकेंड ऑप्शन है गाय, थर्ड ऑप्शन है तांबे के सिक्के और फोर्थ ऑप्शन है चांदी के सिक्के। ये प्राचीन समय में निष्क जो था यह एक स्वर्ण आभूषण था। यानी कि आंसर जो होगा 30 नंबर क्वेश्चन का वह आंसर हो जाएगा एक। निष्क जो है यह एक स्वर्ण आभूषण है। निष्क जो है यह एक स्वर्ण आभूषण है, यानी कि आंसर आपका एक हो जाएगा। तो आज मैंने टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं एक आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं या पीछे वाला जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के समय आप निश्चित रूप से कलम और कॉपी लेकर बैठें, जिससे जो कुछ भी एक्स्ट्रा बताया जाता है उसको नोटबुक पर नोट करते जाएं, जिससे आपके ज्ञान का संग्रह बढ़ता चला जाएगा। और निश्चित रूप से आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तमाम नियोजित शिक्षक बंधु एवं बहन जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उसमें आपको सहयोग मिले। मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप लोगों को सहयोग प्रदान करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए है, तो निश्चित रूप से इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, दौड़ा दें, पूरे मार्केट में फैला दें, जगह जगह फैला दें, अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ, भाई बंधु, अपने सगे संबंधी के साथ, सबके साथ फैला दें, जिससे कि आपका तैयारी मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपका तैयारी कराने में तत्पर रहे, हर हमेशा आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर पुनः कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। थैंक यू, धन्यवाद।